के दो बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ, ये दो बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के, पहले तो महाराष्ट्र के लिए और दूसरे दिल्ली के लिए हैं, जहां पर महाराष्ट्र में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उद्धव सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को एक राहत तो नहीं अब कहेंगे, क्योंकि अब राहत नहीं मिल सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो बन सकती थी बात, और स्पीकर के हाथों अब ये मामला जो था निलंबन का वो चला गया है। हालांकि यहां पर स्पीकर के ऊपर भी संदेह जताया है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी तरफ दिल्ली की बात, जहां पर दिल्ली सरकार, ज्यादा अधिकार अब दिल्ली सरकार के पास रहेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग जो सरकारी अफसरों की है उससे रिलेटेड जो अधिकार थे वो। तो ये दो बड़ी खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट की, दो बड़े सुप्रीम फैसले हैं। इस पर हमारे साथ दो रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ विनया इस वक्त हैं और साथ ही हमारे साथ इस वक्त हैं अमित। सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति के लिए चलेंगे विनया के पास। विनया, उद्धव के लिए तो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो राहत भरी है, लेकिन अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रही है दोनों पार्टियां? जी, आज सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाल दिया गया है। हालांकि ये उद्धव ठाकरे फैक्शन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उनकी काफी सारी गतिविधियों के बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत प्रदर्शित किया है उससे ना सिर्फ राज्यपाल का जो रोल है उस पे सवालिया निशान उठता है, बल्कि स्पीकर का जो रोल है उस पे भी काफी सवालिया निशान उठता है। लेकिन मोरालिटी के तौर पे ये उद्धव ठाकरे की जीत है। फिर भी सबसे बड़ी हार इस वर्डिक्ट के बारे में यही है कि इतनी बड़ी मॉरल जीत होने के बावजूद उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी की सरकार वापस महाराष्ट्र में नहीं आ सकती, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, इसके चलते हम इस सरकार की पुनर्स्थापना नहीं कर सकते। ये कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो राज्यपाल हैं उनकी काफी सारी गतिविधियों पर सवालिया निशान उठाया। ये पूछा कि किस तौर पे फ्लोर टेस्ट बुलाया गया, ये भी पूछा कि काफी सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पे राज्यपाल ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना चाहिए था और उन्हें सब्जेक्टिवली जो उन्होंने निर्णय लिए वो सही नहीं थे। इन सब चीजों के चलते उद्धव ठाकरे का अब ये कहना है कि मोरालिटी के तौर पे ये बहुत ही बड़ी जीत है। उनका कहना है कि मॉरल हाई ग्राउंड को लेके उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया था उसी तरीके से अब एकनाथ शिंदे ने इस सरकार से रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अब मॉरल ग्राउंड नहीं बचा। इतना बड़ा सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया है। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रेस से वार्तालाप में ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की वजह से इस सरकार का जो लीगल या संवैधानिक पोजीशन है ये सिर्फ ज्यादा स्ट्रांग हुई है और इसके चलते ये सरकार बरकरार रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। स्पीकर का इसमें का रोल हो या इलेक्शन कमीशन का रोल हो, दोनों ही रोल इस सरकार के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में कहा है कि इन दोनों के रोल पे कोई सवालिया निशान नहीं उठ सकता। सो एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये उनकी मॉरल जीत है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी चीजें बदलने नहीं वाली हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी ये अपनी जीत बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विनया। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन ये मोरल जीत है, ये कहना है खुद उद्धव ठाकरे का। इस बीच उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि बागी विधायकों के मामले में राज्यपाल का फैसला गलत था। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की विप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। विप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को।
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में राज्यपाल के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि वो गद्दारों के साथ सरकार कैसे चलाते भला। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने नैतिकता को लेकर उद्धव ठाकरे पर पलटवार भी किया। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था? इसका जवाब आप दीजिए। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि उन्हें उस वक्त जो ठीक लगा उन्होंने वही फैसला लिया है। अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने। जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए। और ये तो रही महाराष्ट्र की पूरी राजनीति की बात, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर कोई अपनी अपनी बात यहां पर रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है महाराष्ट्र के लिए, लेकिन अब बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली के प्रशासन में दिल्ली सरकार का कितना नियंत्रण होगा, केंद्र सरकार कितनी दखलंदाजी कर सकेगी, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा। पुलिस, कानून व्यवस्था, जमीन को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं वो राज्य सरकार के अधिकार में है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित पांडे, उनके पास चलेंगे, जानेंगे और क्या कुछ रहा इस पर कोर्ट का रुख। अमित, बताएं जरा क्या कुछ कहा कोर्ट ने आज इस फैसले में। दिल्ली में सर्विस यानी ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति किसके पास रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत अहम फैसला आज दिया है और ये साफ किया है कि दिल्ली सरकार के पास यह शक्तियां हैं कि दिल्ली में वह अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है। इस मामले में अहम निर्णय देते हुए 5 सदस्यीय खंडपीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह निर्णय दिया और एक मत यह निर्णय दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाया और यह कहा कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर मंत्रियों के मातहत अधिकारी आते हैं, तो मंत्रियों को ही यह अधिकार मिलना चाहिए। मंत्री जब अधिकारियों से कोई बात कहे तो अधिकारी सुनना चाहिए, और अधिकारी नहीं सुनते हैं तो यह पूरे के पूरे संघीय ढांचे की व्यवस्था के खिलाफ होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम आदेश दिया और साथ ही साथ ये इस पूरे व्यवस्था की भी परिभाषा दी कि कही कि दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है और इसको अपने अधिकारियों को जो है वो काम करने का निर्देश देने का अधिकार है। और इसी के तहत यह अधिकार यहां पर सुनाया। जहां तक लैंड और पब्लिक ऑर्डर का सवाल है, वह अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है, लेकिन सर्विस जैसा महत्वपूर्ण अंश यानी अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का महत्वपूर्ण अंश किसी भी राज्य की सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि वह जनता के नुमाइंदे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरी चीज की व्याख्या की, परिभाषित किया और संघीय ढांचे के अनुरूप यह
अहम फैसला सुनाया। अब जी, इस बहुत फैसले शुक्रिया के बाद तमाम डिटेल्स के लिए, आपका भी विनया और साथ में आपका भी अमित। कई बार सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो बड़ा लैंडमार्क वो फैसला होता है जो कई बार कई फैसलों में उस चीज को भुनाया जाता है, यानी कि उस वर्डिक्ट को। आज सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट थे, जो बातें थी इससे जो निकल कर आई, वो भी कुछ ऐसी ही थी। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि अब आने वाले दिनों में दिल्ली में कई अधिकारियों के ट्रांसफर होते लोगों को दिखेंगे। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा आज के आदेश के बाद। बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। और सुप्रीम कोर्ट के ये दो अहम फैसलों से किसकी हुई है जीत और किसकी हुई है हार, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात राजस्थान की करेंगे, जहां पर कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी अब चरम पर पहुंच चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पायलट खुलकर गहलोत की मुखालफत कर रहे हैं और तो और अब तो वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा भी कर रहे हैं। सचिन पायलट 5 दिनों का ये जन संघर्ष पद यात्रा कर रहे हैं। आज वो अजमेर से इस यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने की और इस यात्रा में सचिन 125 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस यात्रा का समापन जयपुर में होगा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन की यह जनसंघर्ष यात्रा राजस्थान में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं सचिन पायलट ने इस यात्रा को शुरू करने से पहले कहा, एक जनसभा को संबोधित करते हुए, कि मैं 1.5 साल तक इंतजार कर रहा था। कई बार सीएम को याद दिलाया, उनको चिट्ठियों पर चिट्ठियां मैंने लिखी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया ना कार्रवाई हुई। अब चुनाव में बच गए 7 महीने। मैंने जयपुर के अंदर मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले 11 अप्रैल की बात है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच गठित नहीं हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है। और दिल्ली के प्रगति मैदान में आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही कई वैज्ञानिकों की परियोजनाओं की आधारशिला भी उन्होंने यहां पर रखी और इस मौके पर पीएम ने स्मारक डाक टिकट सिक्का भी यहां पर जारी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक रूपांतरों के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मार्केट का हाल। हमारे साथ सुमित जुड़ेंगे और सुमित बताएंगे मार्केट का कैसा रहा आज का हाल।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड रहा। बाजार मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 61,905 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 18 अंक गिरकर 18,297 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली फार्मा मेटल शेयरों में रही। रियलिटी, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयर में आज बढ़त देखी गई। बाजार का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा कैसा रहा बाजार का हाल। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो भारतीय बाजारों में वैसे तो एक सीमित दायरे में ही कामकाज था, लेकिन आज इवेंट फुल डे था क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हुए। मिसाल तौर पर एलएनटी के नंबर्स आए तो वहाँ रिएक्शन आया नेगेटिव। डॉक्टर रेड्डीज के वजह से पूरा फार्मा ड्रैग हुआ। बाद में लॉरस लैब, डिवी स्लैब, इनमें भी न्यूज फ्लोज के दम पर कुछ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। खरीदारी थी आज एशियन पेंट्स में नंबर्स के बाद, वहाँ पर एक अच्छा उछाल देखने को मिला। इसके अलावा सेलेक्टिव स्टॉक्स मेटल के जो कि मूव में थे, मिड कैप स्मॉल कैप, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। एडवांसेस के लिहाज से 1500-1600 शेयर तेजी में, बाकी शेयरों में बिकवाली। तो मेजरली ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर एक सीमित दायरे के अंदर ही आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। और एक्सपायरी थी फाइनेंशियल, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल भी आप कह सकते हैं सेशन देखने को मिला। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज अदानी समूह के शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। न्यूज फ्लोज के दम पर यहाँ पे पॉजिटिव मूव था, तो अदानी एंटरप्राइजेस इंडेक्स से टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। बढ़िया तेजी 5% की। एशियन पेंट नंबर्स के बाद 3.5% ये चलता हुआ दिखाई पड़ा। HUL 3.25% का उछाल और अदानी पोर्ट 2.5% की तेजी यहाँ पर। तो 4 गेनर्स में 2 अदानी समूह के। निफ्टी के लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स के बाद 7% नीचे, LNT नंबर्स के बाद 5% नीचे, हिंडाल्को नोवेलिस के नंबर्स के बाद 3.5% नीचे और डिवीज न्यूज फ्लोज के बीच में करीब 3% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आइडिया अच्छी तेजी में रहा। रिलैक्सो 3.5% लगातार तेजी में। सीजी पावर नंबर्स के बाद से, कॉन कॉल के बाद से चलना शुरू हुआ। RFC करीब 3% तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में पेटीएम, आदित्य बिरला कैपिटल नंबर्स के बाद 4% टूटा। लॉरस लैब न्यूज फ्लोज के दम पे 3.5% और IGL में भी करीब 3% की बिकवाली नंबर से पहले आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा का दिन खराब था, तो उसमें डॉक्टर रेड्डी 7% नीचे, लॉरस 3.5% नीचे, डिवीज 3% नीचे और एल्केम लैब करीब 2.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक फ्लैट सेशन, लेकिन इवेंट फुल कह सकते हैं आज के दिन को। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और हिलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा का कहना है कि IT सेक्टर भी आउट परफॉर्म नहीं करेगा, इसलिए संभल कर थोड़ा निवेश करें। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल कंज्यूमर से जुड़े जो शेयर हैं उसमें ग्रोथ हो सकती है, इसलिए फाइनेंशियल कंज्यूमर पर बुलिश दिखाई दिए वो। मेरा बिग पिक्चर बेट ये था, जिसके कारण हमने एनालिस्ट के बॉटम अप आइडिया को भी बोला कि जरा साइड रखो। वो बॉटम अप आइडिया, सॉरी टॉप डाउन आइडिया ये रहा कि IT सेक्टर आउट परफॉर्म बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, अंडर परफॉर्म कम करे ज्यादा करे। अब इस लेवल से हो सकता है कि अब वो खत्म हो गया हो, लेकिन उसको आउट परफॉर्म करने के लिए मैक्रो स्टोरी इन द US को चेंज होना पड़ेगा। ब्रॉडली स्पीकिंग much easier to buy financials and consumer, जिसमें अभी बड़ी क्लियर ग्रोथ नजर आती है। और व्हाट्सएप पर अनजान इंटरनेशनल नंबर से कॉल साइबर फ्रॉड का नया तरीका है। कैसे होता है ये फ्रॉड और इससे कैसे बचा जाए, आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। साथ ही गूगल ने इवेंट में अपना एक पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन पिक्सल फोल्ड और पिक्सल टैबलेट को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। साथ ही 5G स्मार्टफोन पिक्सल 7a को भारत में लॉन्च कर दिया है। तीनों डिवाइसेस गूगल टेंसर G2 प्रोसेसर से लैस हैं। गूगल पिक्सल फोल्ड एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, इसे 2 कलर में लॉन्च किया गया है। ग्लोबल मार्केट के लिए फोन की प्री बुकिंग भी शुरू हो गई है। 5G स्मार्टफोन पिक्सल लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम से ये लैस है और भारत में बाजार में ये मौजूद है। भारत के पिक्सल टैबलेट से 12 घंटे की वीडियो स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं। साथ ही पिक्सल टैबलेट में कई AI टूल्स भी दिए गए हैं। गूगल ने अपने सबसे बड़े इवेंट गूगल I/O 2023 में AI चैट बोर्ड को लॉन्च कर दिया है। काफी इंतजार के बाद AI चैट बोर्ड बार्ड अब भारत सहित 180 देशों में उपलब्ध हो गया है। गूगल ने इसमें टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स भी जोड़े हैं, ना कि ये केवल जवाब विजुअल्स से देगा, बल्कि यूजर सवाल भी विजुअल्स से पूछ सकेंगे, यानी कि पूछ पाएंगे। आप अपने गूगल अकाउंट के जरिए क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर पर बार्ड का अनुभव कर पाएंगे। चैटबॉट बार्ड हिंदी, बांग्ला सहित 40 भाषाओं में काम करेगा। गूगल का बार्ड ओपन AI के चैट GTP को कंपटीशन देने के लिए तैयार किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।